नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th का लेसन नंबर 4 कृषि। कृषि के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत में कितनी प्रकार की कृषि पाई जाती है, कितनी प्रकार की कृषि भारत में मुख्य रूप से की जाती है। सबसे पहले हम थोड़ा कृषि का मोटा मोटा आंकड़ा देख लेते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है लगभग 140 करोड़ के आसपास पहुँच चुकी है। तो उसमें से लगभग जो जनसंख्या है यानी कि 2/3 यानी कि मान सकते हैं हम कि लगभग 65% जनसंख्या कृषि कार्य में व्यस्त है, यानी कि कृषि से संबंधित कोई कार्य करते हैं, या तो कोई खेती करता है या तो खेती में जाकर मजदूर करता है, यानी कि मुख्य रूप से खेती के काम से किसी न किसी रूप से जुड़ी हुई है। और जो बाकी 35% जनसंख्या बचती है वो कोई अन्य व्यवसाय में व्यस्त है या कोई अन्य व्यवसाय करती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश किस कारण, इसका मुख्य कारण क्या है कि जो भारत की जनसंख्या है लगभग आधी से ज़्यादा यानी लगभग 70% के समथिंग जनसंख्या जो वो गाँवों के अंदर निवास करती है। तो गाँव में जो जनसंख्या निवास करती है वो मुख्य रूप से कृषि कार्यों में व्यस्त है, यानी कि कृषि से संबंधित कार्य करती है। जिस कारण कृषि में कृषि कार्य करती थी, इस कारण भारत की अधिकतर जनसंख्या है वो करीब कृषि यानी कि कृषि कार्य में व्यस्त होने के कारण भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश क्या होता है क्योंकि जिस जिस देश की जनसंख्या अधिक से अधिक जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है या कृषि कार्य में व्यस्त हो, ठीक है। तो भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। समझिए, तो ये तो आपने समझा भारत एक कृषि प्रधान देश क्यों है या किस कारण कृषि प्रधान है। कि यानी कि अगर हम इस बात को देखें कि भारत की जनसंख्या यानी कि प्रारंभिक काल से या हम आज के आधुनिक समय में देख सकते हैं कृषि में कार्यों में ज़्यादा व्यस्त है। यानी कि आज भारत की जो जनसंख्या है, भारत के जो लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, गाँव में जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं वो मुख्य रूप से अपने व्यवसाय अपने यानी कि अपने जो जीविका या अपने परिवार को चलाने के लिए मुख्य रूप से किस साधन को अपनाते हैं, कृषि संसाधन को, कृषि कार्य को ही अपनाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग जिनके पास कृषि यानी कि अपनी खुद की ज़मीन नहीं है तो किसी और की खेती में जाकर कृषि करते हैं, ठीक है, या किसी और के खेत को लेकर कृषि करते हैं। कि कहने का मतलब ये है कि मुख्य रूप जो जनसंख्या अधिक से अधिक कृषि कार्यों में लगी हुई है, इस कारण भारत को एक हम कृषि प्रधान देश कहते हैं। जो बाकी देश हैं यानी कि अमेरिका हो गया, जो विकसित कंट्री है, फ्रांस, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ये सब व्यवसाय यानी कि व्यवसाय प्रधान देश। इन देशों में कृषि कम की जाती है, लेकिन जो व्यवसाय बाकी व्यवसाय व्यापार ज़्यादा किया जाता है, जिस कारण ये व्यवसाय प्रधान देश है और भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे भारत में कितनी प्रकार की कृषि पाई जाती हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कृषि के प्रकारों के अंदर। कृषि के मुख्य रूप से चार प्रकार मान सकते हैं जो अपने कक्षा 10 की किताब के अंदर दिए हुए हैं। प्रारंभिक कृषि कौन सी कृषि होती है, यानी कि जब मानव यानी कि मानव ने जब चलना शुरू किया उसके बाद उसके अंदर समझ आई कृषि कि भाई अपने पेट को पालने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए कृषि यानी कि कृषि या कोई व्यवसाय करना आवश्यक है, जिससे कि वो अपने जीवन निर्वाह कर सके। तो यानी कि सबसे प्रथम कृषि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, ठीक है। तो इस कृषि के अंदर क्या था कि मनुष्य इकट्ठे होकर कुछ कृषि आरंभ करना शुरू की। उसका मुख्य उद्देश्य था अपने जीवन निर्वाह यानी कि अपने जीवन यानी अपने परिवार को चलाने के लिए, यानी कि किसी खेत जमीन छोटे टुकड़े पे कृषि की, उसको यानी कि साफ करके कृषि की, यानी कि जो उस जमीन से उसको उत्पादन प्राप्त हुआ उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता था। इसको बोलते हैं प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। इसके अंदर मुख्य रूप से क्या था कि यानी कि अगर हमने अभी भी हम देखें तो आज से 10-20 साल पहले तो क्या था कि जो कृषि को यानी कि खेत को जोतने के लिए, खेत को बोलने के लिए हल का प्रयोग किया जाता है। हल उसको हल को चलाने के लिए 2 बैल या 1 बैल प्रयोग किया जाता था, ठीक है, बैलों का प्रयोग। तो इस कृषि के अंदर क्या था कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि के अंदर या तो मनुष्य अपने हाथों से कृषि को खेत को जोतता था या उसको खोद के, ठीक है, बीज को डाल उसमें फसल पैदा करता था, या उसके बाद थोड़ा विकसित हुआ तो उसने हल का प्रयोग करना शुरू कर दिया, ठीक है। हल को चलाने के लिए उनको बैलों का उपयोग किया जाता था। उसके बाद इस कृषि को बोलते हैं हम इसी कृषि को बोलते हैं कर्तन दहन कृषि। इसी कृषि का अन्य नाम, इस कृषि को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि कर्तन दहन कृषि। कर्तन दहन कृषि क्यों बोलते हैं इसको कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि को हम
कर्तन ध्यान कृषि बोलते हैं और उसके अन्य 2-3 नाम है। तो इसको कर्तन और ध्यान कृषि किस लिए बोला जाता था ये समझ लेते हैं हम। तो जब प्रारंभ में मनुष्य कृषि करता था उसका मुख्य उद्देश्य था अपने परिवार का जीवन चलाने के लिए, उस जो उसको जमीन में जो उसने पैदावार की है उससे यानी कि उसका परिवार का भरण पोषण हो सके। तो क्या था कि मान लो उसने किसी खेत के टुकड़े को साफ किया, मान लो इसको, मान लो झाड़ी वाड़ी काट के उसको उसने जमीन टुकड़े को साफ किया और उसमें खेती कर दी। तो इसके अंदर क्या था, उस जब प्रारंभ में मनुष्य ने कृषि आरंभ की तो उस समय कोई कृषि करने के लिए कोई या ना तो कोई अच्छे खाद थे ना कोई अच्छे बीज थे, यानी आज हम ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं, अगर फसल खराब होती है तो हम स्प्रे कर देते, डिवाइड डाल देते हैं। तो ऐसा पहले उस टाइम तो था, ऐसा है नहीं, ठीक है। तो मान लो उसने कोई कृषि का टुकड़ा साफ किया, उसको मैं उसके अंदर जमीन टुकड़ा साफ किया और उसके बाद उसने कृषि आरंभ की। तो उसके बाद क्या 3 या 4 साल बाद जो जमीन क्या थी उनकी वो फसल पैदा करनी खत्म कर देती थी। इसके मुख्य कारण क्या था कि ना तो उसमें खेत भी का नाम खाद डालता था, ना उसमें कोई दवाई डालते थे। उसके बाद क्या था, इस जमीन टुकड़े की जो पैदा करने की शक्ति थी वो खत्म हो जाती थी। उसके बाद उसको इस टुकड़े को छोड़ के किसी मान लो किसी अन्य जमीन टुकड़े को साफ करना होता था। तो इसके क्या है, इसके अंदर इसमें जमीन टुकड़े के अंदर जो भी झाड़ियाँ थी, पेड़ पौधे, उसको जलाकर यानी कि कर्तन दहन यानी दहन करके उसके बाद उसमें कृषि की जाती है, यानी किसी जमीन के दूसरे टुकड़े को साफ करके, यानी उस टुकड़े को उस जमीन टुकड़े को साफ करने के लिए जलाया और उस जलाया झाड़ी को काट कर उसको उसमें खेती आरंभ कर दी। इसी कृषि को बोलते हैं झूम कृषि, इसी को बोलते हैं झूम कृषि। ठीक है, इसी कृषि को बोलते हैं झूम कृषि, ठीक है। और इसी कृषि को बोलते हैं स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित मतलब होता है स्थान बदल बदल कृषि करना। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि पहले यानी कि जमीन के टुकड़े साफ किया, उसके बाद इस टुकड़े की जो पैदावार की जो क्षमता थी वो खत्म हो गई, उसके बाद उसने फिर स्थान बदल दिया, फिर उसने इस टुकड़े को साफ किया और उसमें किसी कृषि की, ठीक है। फिर मान लो इसमें भी 2-4 साल बाद की जो भूमि की क्षमता है यानी कि पावर है वो खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद उसने इस टुकड़े को साफ किया था, यानी स्थान बदल बदल कृषि करना, उसके बोलते हैं स्थानांतरित कृषि, ठीक है। तो यानी कि हमने आज इस पर समझने का प्रयास किया कि जब मनुष्य ने अपना जीवन आरंभ किया उसके बाद उसको इतनी उसको समझ अपने परिवार चलाने के लिए कृषि या कोई अन्य कार्य करना होगा। तो उसने जब प्रारंभिक कृषि को उसको बोलते थे प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। इसको क्यों बोलते थे कि प्रारंभ में मनुष्य को ऐसा था नहीं कि वो फिर हम खेती करेंगे, खेती करने के बाद उसको हम पैदावार उसको बेच देंगे, तो ऐसा नहीं था। यानी कि जीवन निर्वाह यानी कि अपने परिवार को चलाने के लिए कृषि करता था, ठीक है। उसी को बोलते हैं जीवन निर्वाह कृषि को झूम कृषि बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि बोलते हैं, कर्तन और दहन कृषि इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम इसको अगले कृषि को देखते हैं, ठीक है। अगली कृषि देखते हैं नंबर 2 पे गहन जीविका कृषि, इसी को बोलते हैं सघन कृषि। सघन का अर्थ होता है यानी कि उस यानी कि बहु या तो अगर हम कृषि सघन जनसंख्या देखें तो यानी जिस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा जनसंख्या हो, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या बहुत ज़्यादा भीड़ उसको बोलते हैं सघन। अगर सघन जंगल की बात करें तो सघन जंगल ऐसा होता है कि उस जंगल में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सघन जंगल। इधर बोल यहाँ पर देखेंगे सघन कृषि यानी कि गहन जीविका कृषि को बोलते हैं सघन कृषि। अब इस कृषि की मुख्य विशेषता क्या है कि ये कृषि यानी कि ये कृषि उस क्षेत्र में की जाती है जहाँ पर जनसंख्या का दबाव अधिक हो, यानी कि जनसंख्या अधिक हो, जनसंख्या अधिक हो। अब जनसंख्या अधिक यानी कि ये कृषि कहाँ गहन जीविका कृषि कहाँ पे की जाएगी, इसकी कुछ विशेषताएं यानी कि जनसंख्या जिस क्षेत्र जनसंख्या अधिक हो, ठीक है। उसके बाद इस कृषि के अंदर यानी कि जो उस खेत जमीन का टुकड़ा होता है वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। छोटे छोटे टुकड़े किस कारण होते हैं, यानी कि ऐसे समझो आप कि मान लो किसी पुरुष के यानी कि 2 लड़के या 3 लड़के से मान लो, उसके पास मान लो 2 किले हैं, ठीक है, और उसके बाद मान लो उसके 3 लड़के पैदा हो गए, ठीक है। तो अब उसका मान ली उसके पास अभी 3 किले, उसके बाद उसके 3 बच्चे यानी कि 3 लड़के पैदा हो जाते हैं, तो उसके बाद उसके हिस्से में एक किला आ जाएगा। तो उसके क्या है कि उसकी जो जमीन का टुकड़ा छोटा हो जाएगा, और परिवार की जो परिवार सदस्यों की संख्या सबकी इसकी भी मान लो एक लड़का ये है, तो यानी कि हस्बैंड वाइफ 2 और उसके मान 2-2 3-3 बच्चे हो गए, यानी सब मान लो 6 मान लो, ठीक है।
तो क्या है, परिवार की जो संख्या है उनके सदस्यों की संख्या होगी ज़्यादा और उनके पास जमीन पड़ेगी कम। तो इसके अंदर क्या है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और जनसंख्या हो जाती है ज़्यादा। तो इसके अंदर क्या है कि अधिक से अधिक, यानी कि अधिक से अधिक खाद बीज डालकर, अच्छे खाद व बीज का प्रयोग करके, अच्छे खाद का बीज का प्रयोग करके अधिक से अधिक मात्रा में, यानी कि उस जमीन से पैदावार लेने की कोशिश की जाती है। यानी कि इसका कारण क्यों किया जाता है, यानी कि जनसंख्या हो जाती है ज़्यादा, जमीन बचती है कम। तो जमीन के ऊपर यानी जनसंख्या का दबाव बढ़ता है। अब जनसंख्या का जमीन के ऊपर दबाव बढ़ेगा तो उसका क्या, जमीन तो भाई मान लो ऐसे कोई मान लीजिए टुकड़ा है जमीन का, अभी मान लो 2022 में उसकी जनसंख्या, मान लो किसी गांव की जनसंख्या है, मान लो किसी घर के मान लो 10 है, ठीक है, और मान लो 10 साल बाद हो जाती है, मान लो 30 40 50, मान लो 50 जनसंख्या होगी, उसको मान 50 जनसंख्या तो हो गई, 50 सदस्य हो गए, और उसके पास जो जमीन का टुकड़ा है वो तो उतना ही है ना, जमीन थोड़ी बढ़ेगी, तो जनसंख्या होगी ज़्यादा। अब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो इस खेत के ऊपर जनसंख्या का दबाव बढ़ जाएगा। अब जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा तो आदमी जमीन तो बढ़ा ही नहीं सकता, उस करेगा क्या, यानी कि कम जमीन पर कोशिश करेगा कि अधिक से अधिक कृषि की जा सके, कृषि करके यानी कि 50 सदस्यों का अन्न पेट का पालन पोषण किया जा सके इस कृषि में। यानी कि ये कृषि अब एक बार वापिस समझ लेती है, कृषि कहाँ की जाएगी, जहाँ तो जनसंख्या अधिक हो, ठीक है, छोटे छोटे खेत होते हैं, यानी कि छोटे छोटे में टुकड़ा होता है, एक टुकड़ा इधर होगा, एक और थोड़ा आगे हो गया, ठीक है, अच्छे खाद बीज का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर मान लो किसी फसल में कीड़े लग जाते हैं या फसल कम हो रही है तो उसमें स्प्रे करते हैं, अच्छा खाद डालते, अच्छा बीज डालते हैं। आजकल तो जैसे ट्रैक्टर हो गए तो उसको हम बोने के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं, ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये कृषि मुख्य रूप से कहाँ की जाएगी, ये आप ध्यान रखना कि गहन जीविका कृषि, यानी कि इसको बोलते हैं सघन कृषि। सघन होता है कि जहाँ बहुत अधिक जनसंख्या हो, ठीक है, यानी कि जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, दिल्ली के आसपास क्षेत्र है जो जैसे यूपी के अंदर आते हैं, उधर ही की जाती है सघन कृषि, यानी कि सघन उस क्षेत्र में की जाएगी जहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो, जमीन का टुकड़ा हो कम। इसमें जो किसान होता है वो अधिक से अधिक पैदावार लेने की कोशिश करता है। इसके अंदर वो अच्छा खाद डालेगा, अच्छे बीज का उपयोग करेगा, अगर फसलें खराब हो रही है तो उसमें स्प्रे करेगा, अच्छा यानी कि टाइम से टाइम उसमें पानी देगा। तो यहाँ पे ये कृषि नंबर 2 हमें यहाँ देख लिए, गहन जीविका कृषि। उसके बाद हम देखते हैं अगली कृषि, नंबर 3 में देखते हैं वाणिज्य कृषि। इस कृषि का मुख्य उद्देश्य होता है, यानी कि कृषि को व्यापार के लिए किया जाता है, यानी कि व्यापार, यानी कि इस कृषि का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो व्यापार होता है। यानी कि कृषि खेती करके हम खेती की जो फसल पैदावार होती है उसको बेच के पैसा कमा सके, ठीक है। तो इस कृषि कुछ विशेषताएं क्या है, ये कृषि उस क्षेत्र में की जाती है, यानी इस कृषि में जब हम इस कृषि की वाणिज्य कृषि को बोते हैं या उसको पैदावार करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि अधिक से अधिक, यानी कि अधिक से अधिक खाद बीज का उपयोग करेंगे, अच्छे खाद का, ठीक है, अच्छे खाद बीज का उपयोग करेंगे, ठीक है, उसमें अच्छा उसको पानी देंगे, ठीक है, पानी अच्छा टाइम पे देंगे उसमें। और उसके बाद क्या है कि उसमें जो उसको बोने के लिए अच्छे मशीनों का प्रयोग करेंगे, जैसे आजकल ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर है, इस चीज़ का प्रयोग करेंगे। उसको खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर वगैरह हो गया, कल्टीवेटर वगैरह उपयोग करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर यानी कि वे फसलें, ऐसी फसलें बोई जाएंगी जिसके अंदर आदमी यानी कि उसको बेच कर पैसा कमा सके, जैसे कि गन्ना हो गया, ठीक है, कपास होगी, इस प्रकार की इसके अंदर कृषि की जाएंगी। यानी इस कृषि का मुख्य उद्देश्य होता है यानी कि उसको फसल को बेचकर पैसा कमा सके। अब उसको फसल को कृषि को उसको बेचना, पैसा कमाना, उसके अंदर क्या करना होगा, उसको अधिक से अधिक कृषि उस जमीन के अंदर पैदावार करनी पड़ेगी। अब पैदावार करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, यानी कि अच्छे खाद का उपयोग करना पड़ेगा, उसको टाइम टाइम उसमें पानी देना पड़ेगा, ठीक है। ये और जो वाणिज्य कृषि की कौन कौन सी हो सकती है, यानी कि चाय होगा, कॉफी, गन्ना, कहवा, इस प्रकार की कृषि हो जाएगी, ठीक है। और इस कृषि में अधिक मशीनों का उपयोग किया जाता है, यानी कि मशीनों का उपयोग अधिक किया जाता है, ठीक है, दवाइयों का उपयोग अधिक किया जाता है। यानी कि इस कृषि के अंदर जो कृषि करना किसान होता है वो बहुत ध्यान देता है। इस ध्यान देने का मुख्य कारण क्या है कि वो कृषि किस कारण कर रहा है, व्यापार के उद्देश्य से, यानी कि वो उस कृषि को बेच के, यानी कि जमीन में जो फसल पैदावार होती है उसको बेच के यानी कुछ पैसा कमा सके। इसके अंदर क्या करेगा, क्या, ठीक है, अच्छे खाद बीज का उपयोग कर लेगा, मशीनों का उपयोग करेगा, जो दवाई होगी दवाई का उपयोग करेगा,
ठीक है। और इसमें इसमें अधिक अधिक मात्रा में यानी कि जो ये जो वो मजदूर होते हैं, श्रमिक होते हैं, श्रमिकों का उपयोग अधिक किया जाता है, ठीक है। श्रमिकों का उपयोग अधिक होता है, यानी कि ये किसी किस क्षेत्र में की जाएगी, यानी कहाँ पे, यानी कि किस कारण कारण करने का उद्देश्य क्या होता है, यानी कि व्यापार, खासकर इसका उद्देश्य होता है व्यापार। ओके, जैसे कि अब देख लेते हैं पंजाब होता है, जैसे पंजाब है, पंजाब में चावल की पैदावार होती है, ठीक है। तो पंजाब में चावल की पैदावार करने का कारण क्या है कि उसका करने का कारण क्या है कि उसको व्यापार करना है, यानी कि वाणिज्य कृषि है। यानी वाणिज्य का होता है कि पैसे से संबंधित, यानी व्यापार से संबंधित कृषि, ठीक है। तो पंजाब में चावल की जो चावल बोलते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि व्यापार करना, यानी कि उसको, यानी हरियाणा में होता है, हरियाणा के अंदर भी ऐसा ले देता हूँ मैं, हरियाणा में चावल होता है, ठीक है। चावल ये जो अपने जो हरियाणा के कर्नाटक के अंदर चावल पाया जाता है, बासमती चावल बोलते हैं जिसको हम, बासमती चावल है वो वर्ल्ड फेमस है। भारत हरियाणा के अंदर जो चावल की पैदावार होती है, जो हरियाणा के करनाल जिले के अंदर जो फसल की पैदावार होती है वो वर्ल्ड फेमस है। तो यानी जो पंजाब हरियाणा में चावल की पैदावार होती है उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यापार उद्देश्य है। ऐसा नहीं है कि मान लो उसने चावल बोए, अब चलो अपने इन चावल को बोने के बाद अपने परिवार में खाने पीने काम आएंगे, ऐसा नहीं है। पंजाब में जमीन के टुकड़े वैसे जो किसानों के पास लंबे अच्छी बड़ी बड़ी जमीन, यानी कि जमीन के जो खेत के जो उसके आकार बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यापार करना। इसी प्रकार हरियाणा के अंदर चावल, कर्नाटक के अंदर चावल होते हैं, करनाल जिले में कुरुक्षेत्र हो गए, ये इन क्षेत्रों में चावल की पैदावार होती है। जो कर्नाटक के अंदर जो चावल की पैदावार होती है वो वर्ल्ड फेमस है। कौन सा चावल है, वो है बासमती चावल, बासमती राइस, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगली कृषि। अगली कृषि कौन सी है, रोपण कृषि। रोपण कृषि भी मुख्य रूप से वाणिज्य कृषि का एक भाग है, लेकिन इसमें कुछ अंतर है। रोपण कृषि में क्या है कि यानी कि एक ही जमीन के टुकड़े, यानी कि बहुत बड़े टुकड़े पर, बहुत बड़े जमीन के भाग पर एक ही फसल उगाना, यानी इसके अंदर क्या है कि रोपण कृषि के अंदर इसकी जो विशेषता है, क्या रोपण कृषि के अंदर है कि जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा होगा, मान लो जैसे कि ये बहुत जमीन में बहुत बड़ा टुकड़ा है, तो इसके अंदर क्या है, क्या मान लो एक ही फसल बोंगे, यानी कि या तो उसके अंदर चाय बो दो, ठीक है, केला, यानी कोई भी एक फसल, यानी कि उसके अंदर एक ही फसल बोई जाएगी, चाय होगा, केला होगा, कॉफी जिसको हम कहवा बोलते हैं, ठीक है, गन्ना हो गया। तो इसके अंदर क्या है, जमीन बहुत बड़े टुकड़े के अंदर एक ही फसल बोई जाती है, उसको बोलते हैं रोपण कृषि। तो यानी कि रोपण कृषि की विशेषताएं, और रोपण की विशेषताएं क्या है, नंबर एक तो हो गया, नंबर दो पे हो गया, नंबर दो पे देखते हैं कि ये कृषि मुख्य रूप से रोप के बोई जाते हैं, यानी कि जो इस रोपण कृषि के अंदर हम जमीन के अंदर बीजों को नहीं डालते, इसके अंदर हम सीधे पौध लगाते हैं, पौध लगाते हैं। जैसे कि अब अगर हम जैसे धान लगाते हैं, धान का बीज थोड़ा डालते हैं, यानी कि धान के हम उसके जो पौधा हो जाता है उस पौधे को जमीन के अंदर डालते हैं। इसी प्रकार से कि चाय हो गया, कहवा, ठीक है, ये इस प्रकार की इसके अंदर कृषि की जाती है। जैसे कि केला हो गया, केले फसल तमिलनाडु यानी दक्षिण भारत में, तमिलनाडु हो, केरल, इसके अंदर अधिक कृषि की जाती है, यानी कि ये सब रोपण कृषि की विशेषताएं हैं। और इसके अंदर नंबर दो, अधिक मात्रा मशीनों का उपयोग किया जाता है, मशीन, यानी कि मशीनों का उपयोग अधिक किया जाता है। मशीन का उपयोग क्यों किया जाता है, यानी कि कृषि को मुख्य उद्देश्य क्या, रोप, यानी कि व्यापार, यानी कि अधिक से अधिक धन कमाना। अब धन कमाने के लिए जमीन में बहुत बड़ा टुकड़ा है मान लो, ठीक है, अब इतने बड़े जमीन टुकड़े पर तो एक मनुष्य तो सारे सब पूरा कार्य कर नहीं सकता, तो उसके लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आज के टाइम में देख सकते हैं, ट्रैक्टर हो गया, कल्टीवेटर हो गया, एरो हो गया, इस प्रकार के मशीनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अधिक मात्रा में श्रमिक यानी मजदूरों की आवश्यकता होती है। अच्छे प्रकार की खाद, बीजों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, दवाई का उपयोग किया जाता है, ओके। उसके बाद उसका उद्देश्य क्या है, धन कमाना अधिक से अधिक मात्रा में, यानी कि उद्देश्य क्या होता है इसका, अधिक से अधिक धन कमाने का ले देता हूँ मैं, धन कमाना, यानी कि इसकी विशेषता हो जाएंगे, ठीक है। अब हम समझ रहे हैं आपने रोपण कृषि क्या है, यानी बहुत बड़ी जमीन के टुकड़ों को एक ही प्रकार कृषि करना, उसको बोलते हैं रोपण कृषि। रोपण कृषि में यानी कि जो पौधा होता है उसको रोप, यानी कि उसको जमीन के अंदर डालते हैं, बीज नहीं पौधे को डालते हैं, जैसे कि धान हो गया, ठीक है। और उसके बाद
अधिक मशीनों का उपयोग किया जाता है, अधिक खाद बीज का उपयोग किया जाता है, अधिक मात्रा में दवाइयों का उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है कि व्यापार यानी कि अधिक से अधिक धन कमाना। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद फसलों को जो मौसम के आधार पर कुछ भागों में बांटा गया है। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर इससे पहले 3 लेसन किसी को देखना हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल को कर लेना। तो फसल जो मौसम के आधार पर फसलों को किन भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा गया है मौसम के आधार पर फसल। सबसे पहले देखते हैं रबी की फसल, यानी कि मुख्य रूप से 3 भागों में बांटे गया है उनको फसलों को। तो सबसे पहली फसल कौन सा है कि रबी की फसल। ओके, सबसे पहले देखते हैं रबी की फसल। रबी की फसल के अंदर क्या है, रबी की फसल देख इसका एक अंदर इसको समझने का एक सिंपल तरीका है। रबी रबी में अंदर 2 शब्द आते हैं और गेहूं इसके अंदर भी 2 शब्द आते हैं, यानी कि रबी फसल ध्यान रख लेना गेहूं। अब देख लेना गेहूं के साथ कौन कौन सी फसल बो सकते हैं, जैसे कि सरसों हो गया। ठीक है, इस प्रकार की गेहूं सरसों और फसलें हो जाती हैं। उसके बाद ये फसलें रबी की फसल बोई कब जाती है, ये फसल लगभग बोई जाती है अक्टूबर नवंबर, यानी कि अक्टूबर के बाद अक्टूबर में, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में। दिसंबर, ठीक है, अक्टूबर दिसंबर में देखिए फसल इस फसल की यानी कि इसको बोते हैं। और उसके बाद गर्मी का मौसम आता है लगभग अप्रैल से जून के मध्य। अप्रैल से जून का इसको समथिंग इसको काट लिया जाता है। यानी कि रबी फसल के अंदर कौन कौन फसल आती है, गेहूं और सरसों, जो सरसों के साथ तिलहन वगैरह फसल बोई जाती है। ठीक है, इसको बोया कब जाता है, अक्टूबर दिसंबर की समथिंग इसको बोया जाता है और अप्रैल से जून के मध्य, जून के आसपास समथिंग इसको काट लिया जाता है। उसके बाद आते हैं अगली फसल, नंबर 1 हो गया। उसके बाद देखते हैं नंबर रबी के बाद खरीफ की फसल। खरीफ की फसल तो हमने पहले देखा कि गेहूं का जो रबी के अंदर 2 शब्द आते हैं, तो उसको उसके अंदर गेहूं वो रबी के अंदर 2 शब्द आते हैं तो हमने गेहूं को ले लिया। बाद खरीफ के अंदर शब्द आते 3, तो बाजरा। ठीक है, बाजरा यानी कि इसमें 3 शब्द और इसमें 3 शब्द, इससे आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, बाजरा के अंदर उसको बोलते हैं कपास बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं एक वो होता है सॉरी गवार हो गया। ठीक है, बाजरा, ठीक है, गवार बाजरा, और इसके अंदर ये मक्का वगैरह हो जाती है। ठीक है, तो ये फसल बोई कब जाती है, यानी कि अप्रैल से जून के मध्य तो हम रबी की फसल काट लेते हैं, यानी गेहूं सरसों काट लेते हैं। उसके बाद इसको बोल यानी जो अब जो मानसून आता है भारत में जून के महीने में, इसको यानी कि जून के समथिंग इसको बोला जाता है, जून जुलाई में इसको बोला जाता है। और इसको काट लेते अगस्त सितंबर समथिंग मान लो इसको सितंबर समथिंग इसको काट लिया जाता है, यानी कि जून के समथिंग जून जुलाई समथिंग इसको बोया जाता है और सितंबर के आसपास इसको काट लिया जाता है सितंबर। ठीक है, और उसके बाद फिर अक्टूबर में क्या है, अक्टूबर में हम फिर वापिस उसको रबी की फसल को बो देते हैं। कौन सी फसल आती है, गेहूं सरसों तिलहन वगैरह इस प्रकार की फसलें आती हैं। अब देखा कि मैंने इसके अंदर जो कुछ यानी कि जो जायद की फसल, उसके बाद आती है तीसरे नंबर पे जायद की फसल। यानी कि हम जब गेहूं को काटने के बाद गेहूं को काट लेते लगभग अप्रैल में काट लेते, मई में काट लेते। ठीक है, अप्रैल के आसपास उसको काट देते हैं। वो अप्रैल के बाद उसके बाद नंबर 2-3 महीने बचते हैं, अप्रैल के बाद मई जून जुलाई, यानी कि समथिंग 3 महीने हमारे पास बचते हैं। तो 3 महीने यानी रबी की और खरीफ की फसल के बीच जो बीच का समय बचता है, यानी 3-4 महीने फसल बचता है, उसके अंदर जो फसल बोई जाती है उसको बोलते हैं जायद की फसल, यानी कि जिसके अंदर बाड़ी बोलते हैं, बाड़ी जैसे हम बोल देते हैं ककड़ी बो देते हैं, ककड़ी। ठीक है, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, खीरा, या ये बाकी जो सब्जी होती है जैसे घिया हो गई, कोड़ा हो गया। ठीक, इस प्रकार की फसलें जायद की फसल के अंदर जो जायद की फसल होती है उसके अंदर बोई जाती है। यानी कि हमने समझा यहाँ पे कि रबी की फसल, खरीफ की और जायद की। रबी की और खरीफ फसल के बीच में यानी कि जो बीच के समय होता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं चौमासा, उसके अंदर जो फसलें बोई जाती है उसको बोलते हैं जायद की फसलें। इन फसलों के अंदर कौन सी बोई जाती है, यानी कि
जो बाड़ी बोई जाती है, जैसे तरबूज होगा, खीरा, ककड़ी, घिया, इस प्रकार की सब्जियां बोई जाती है। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि चावल की विशेषताएं क्या है, जो चाय होती है उसकी विशेषताएं क्या है, वो किस क्षेत्र में बोई जाती है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करना।